आज हम पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा की बात करेंगे और सिकटा विधानसभा को लेकर भी समीकरण काफी दिलचस्प है। वहां क्या कुछ इतिहास रहा है, किसका कितना जोर है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सिकटा विधानसभा को लेकर किस तरह से आकलन कर रहे हैं, क्या कुछ देख समझ पा रहे हैं आप वहां? देखिए, जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र है, जैसा आपने बताया कि ये पश्चिम चंपारण जिला में है और लोकसभा जो वाल्मीकि नगर बना है उसी के 6 विधानसभाओं में एक विधानसभा जो है वो सिकटा विधानसभा भी है। अगर आप ये देखें तो सिकटा विधानसभा में पहला चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन तब से जो यहाँ मुकाबले हो रहे हैं उसे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट जो है वो ज्यादा देखने को मिली है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन तीनों के बीच जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला शुरुआत से ही होती रही। हालांकि ज्यादातर अवसरों पर कांग्रेस विजेता बनकर उभरी, लेकिन आप इन दोनों के प्रेजेंस को भी नकार नहीं सकते। जब हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक परिवार की भी बात करनी होगी। वो परिवार है फैयाजुल आजम का परिवार, और वो यहां से 3 बार विधायक रहे और उनके जो पिता थे रौफुल आजम, वो भी यहां से 2 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए। तो इस परिवार के पास जो है 5 बार ये सीट गई। लेकिन जब हम 5 बार सीट जाने की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की भी चर्चा करनी होगी जिसके बिना सिकटा विधानसभा की व्याख्या आप नहीं कर सकते, और वो व्यक्ति हैं दिलीप वर्मा, जो अकेले 5 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि अलग अलग पार्टियों से भी वो चुनाव जीते हैं और इसलिए एक व्यक्ति के रूप में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, और आप देखेंगे कि यहां पर जो 18 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें 9 बार जो है वो मुस्लिम विधायक बने हैं। तो यही वजह है कि जो पिछला चुनाव हुआ था तब AIMIM ने, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIMIM ने भी जो है यहां दखल दे दिया था। वो भी चुनावी मैदान में जो है AIMIM पार्टी उतरी थी। पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहा और इस बार AIMIM के जो समर्थक हैं वो पार्टी से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन अगर हम यहां पर इन सारी चीजों को देखें तो देखते क्या हैं कि अब तक 18 चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी 6 बार जो है ये सीट निकालने में कामयाब रही है। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, CPI और चंपारण विकास पार्टी, BJP, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भाकपा माले एक एक बार ये सीट जीतने में सफल रही है। तो जनता पार्टी को भी 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाबी मिली है और निर्दलीय 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब हम आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें कि वहां किसका प्रदर्शन कैसा रहा, तो आपको बता दें कि 2010 में जो भाकपा माले से उम्मीदवार थे वो वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, और यहां पर बीजेपी से, माफ कीजिएगा, निर्दलीय प्रत्याशी थे दिलीप वर्मा, वो चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा JDU से खुर्शीद फिरोज अहमद ये प्रत्याशी थे, और घनश्याम प्रसाद LJP से चुनाव लड़ रहे थे। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यहां पर आमतौर पर ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती रही है। तो यहां पर क्या कुछ होता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे दिलीप वर्मा, जिनकी चर्चा मैंने की कि 5 बार यहां से जीतते हैं, अलग अलग पार्टी से जीते हैं, और निर्दलीय भी जो है वो जीते हैं। उनको आए 49,229 वोट, मतलब 39.40% वोट, जबकि JDU के खुर्शीद फिरोज अहमद को आए 40,450 वोट, मतलब 32.37% वोट। घनश्याम प्रसाद जो LJP के प्रत्याशी थे
उनको 8,779 वोट मतलब 7% वोट, और यहां पर जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनको आए 5,921 वोट मतलब 4.74% वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट में यहां पर दिलीप वर्मा जो है 8,779 वोटों से ये चुनाव जीतते हैं। ये 5वीं बार थी जबकि दिलीप वर्मा ने यहां चुनाव जीता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप वर्मा इनविंसिबल हैं, उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा। 1991 से 2010 तक तो उनका जलवा रहा। सिर्फ 2005 के अक्टूबर में जो है वो चुनाव हारे थे। लेकिन अब जो है अगले जो 2 चुनाव हुए वहां जो है वो दिलीप वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार आप बता सकते हैं। 2015 में परिस्थितियां झारखंड ये बिहार की पूरी तरह से बदल चुकी थी, और वहां पर अगर आप देखें तो दिलीप वर्मा को बीजेपी टिकट जो है वो देती है। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भी खड़े थे, खुर्शीद फिरोज अहमद भी खड़े थे। इन तीनों के बीच आपको मुकाबला जो है वो देखने को मिलता रहेगा। अब यहां पर फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, और इसमें दिलीप वर्मा जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे उनको 67,035 वोट आए मतलब 41.71% वोट, और जो यहां पर खुर्शीद आलम थे उनको आए 69,870 वोट मतलब कि 43.48% वोट, और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे उनको आए 5,639 वोट मतलब 3.5% वोट, और यहां पर जो खुर्शीद आलम है वो जीत दर्ज करते हैं 2,835 वोटों से। तो बहुत ही क्लोज फाइट में यह बीजेपी के दिलीप वर्मा को हार का सामना करना पड़ा, और वजह यह थी कि आरजेडी और जो जेडीयू के वोट थे वो इकट्ठा एक जगह आ गए थे। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां फिर बदल चुकी थी और जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, जबकि आरजेडी ने एक महागठबंधन बनाया था जिसमें लेफ्ट की भी पार्टियां शामिल थी कांग्रेस के अलावा। तो यहां पर जो सीट शेयरिंग हुई उसमें ये सीट जो है वो आरजेडी ने भाकपा माले को दे दी। पिछले 2 चुनाव से हालांकि उन्हें एक बार 4.5% और एक बार 3.5% ही वोट मिला था, लेकिन भाकपा माले को यह सीट दी गई। और इधर एनडीए में क्या हुआ कि जो बीजेपी 2015 में यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन चूंकि सिटिंग सीट जेडीयू की थी तो जेडीयू ने इस सीट पर लड़ने का फैसला लिया, और जेडीयू से एक बार फिर से खुर्शीद आलम, खुर्शीद फिरोज अहमद वो चुनावी मैदान में उतर गए। ऐसे में दिलीप वर्मा जो है वो बीजेपी के बागी बन गए और निर्दलीय चुनावी ताल उन्होंने ठोक दी। खुद तो जीते नहीं, लेकिन उन्होंने जेडीयू का भी काम खराब जरूर किया। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जेडीयू ने उनका काम खराब किया, क्योंकि दिलीप वर्मा दूसरी पोजीशन पर आ गए। हुआ क्या कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे उनको 49,075 वोट मिले, 28.85% वोट, और दिलीप वर्मा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 46,773 वोट मतलब 27.5% वोट, और जो फिरोज अहमद थे उनको 35,798 वोट, वो 21% वोट, वो तीसरे स्थान पर गए। और एआईएमआईएम ने जो अपना प्रत्याशी दिया था रिजवान रियाजी, वो चौथी पोजीशन पर रहे और उनको भी 8,519 वोट आए, 5% वोट उन्होंने भी अपने पाले में किए। लेकिन यहां पर वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता 28.85% वोट लाकर ही एक क्लोज फाइट में 2,302 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो जो 2 चुनाव यहां पर दिलीप वर्मा को गंवाने पड़े हैं, वहां बहुत क्लोज फाइट जो है वो हुई है। खैर, अब हम दावेदारों की बात कर लेते हैं। अगर आप दावेदारों की यहां पर बात कीजिए तो एक चीज तो दिखता है कि अब दिलीप वर्मा वापस से बीजेपी में आ चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनका दावा सबसे मजबूत है। लेकिन एक उम्र जो है उनके आड़े आ सकती है।
तो जो उनके बेटे हैं समृद्ध वर्मा, वो भी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि अगर ये सीट शेयरिंग में बीजेपी को जाती है तो दिलीप वर्मा या उनके बेटे ही यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जेडीयू के जो यहां पर खुर्शीद आलम थे, उनको देखकर लगता है कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। तो एक जो इन तीनों के बीच मुकाबला होता आया है, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, दिलीप वर्मा और खुर्शीद आलम के बीच में, वो एक बार सिकटा में फिर होना है। अब यह हो सकता है कि दिलीप वर्मा अगर चुनाव न लड़े तो उनके जगह पर उनके बेटे हों। हालांकि जेडीयू से भी लोग प्रयास कर रहे हैं, रमेश प्रसाद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं यहां से चुनाव लड़ने का। इसके अलावा आरजेडी से रैफुल आजम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहां से आरजेडी का टिकट मिले, क्योंकि उनके जो परदादा थे, जिन फैमिली, फयाजुल आजम के फैमिली की चर्चा मैंने बिल्कुल शुरुआत में की थी कि वो और उनके पिता 5 बार यहां से जीते हैं। तो ये फयाजुल आजम के पोते हैं रैफुल आजम, और वो युवा आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं। तो उनका भी अपना दावा है कि चूंकि ये सीट पे वो कहते हैं कि हमारी लेगेसी रही है, तो ये सीट जो है हम भी लड़ना चाहेंगे, तो वो भी दावेदार हैं। तो देखना है कि क्या ये सीट भाकपा माले छोड़ती है, लेकिन उसकी सिटिंग सीट है, तो लगता तो नहीं कि वो छोड़ेगी। इसके अलावा AIMIM से कौन प्रत्याशी होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पिछली बार रिजवान रियाजी थे और उन्होंने जो है लगभग 8,500 वोट भी लाए थे, और इस बार AIMIM पूरे दम से लड़ेगा, क्योंकि उसको अपने आप को साबित भी करना है। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी जो है इमोशनल अपील भी कर रहे हैं जगह जगह, चूंकि उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे कि 4 के बदले 24 लाएंगे। ये उनका एक संवाद चल रहा है लोगों के साथ। अब यहां पर AIMIM का प्रदर्शन कैसा होता है, उस पर भी जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें, तो एक अनुमान के अनुसार, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि ये एक अनुमान है, जो अलग अलग आंकड़े हमें मिलते हैं उनका विश्लेषण करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 13.73% हैं, ST वोटर्स 3.39% हैं, मुस्लिम वोटर्स 30.2% हैं। और इसलिए वो जो है आपको डिसाइडिंग हो सकते हैं अगर वो एक ही तरफ जाते हैं तब। इसके अलावा यादव भी यहां पर 10 से 11% हैं, तो MY जो है वो बहुत मजबूत यहां पर दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो कुर्मी कोयरी हैं वो 11 से 12% हैं, सामान्य जाति भी 10 से 12% के आसपास हैं। राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण को अगर आप जोड़ लें, कुछ कायस्थ भी यहां पर जो है वो रहे। वैश्य 11 से 12% है। और देखिए वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप जातीय समीकरण देखते हैं, तो अगर MY इंटैक्ट हो और वैश्य वोटर्स अगर भाकपा माले की तरफ चला जाए, तब तो फिर उसका काम आसान हो सकता है। लेकिन ऐसा होता जो है अक्सर यहां नहीं दिखता, चूंकि पिछली बार भी उन्हें लगभग 29.25% वोट ही आए थे। उस हिसाब से आप केवल देखें तो माई ही 41 के आसपास जो है वो पहुंच जाता है, और उसमें आप वैसे जोड़ लें तो वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब जो है मुस्लिम वोटर्स जो है वो खुर्शीद आलम की तरफ भी शिफ्ट होते हैं, उनको भी वो वोट मिलता है। अब इस बार देखना है, जैसे पिछली बार दिलीप वर्मा ने खुर्शीद आलम का खेल खराब किया था, अब इस बार दिलीप वर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो खुर्शीद आलम ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। तो क्या वो दिलीप वर्मा का खेल खराब करेंगे, या वो दिलीप वर्मा से ज्यादा भाकपा माले प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता का खेल खराब करेंगे? और यह भी एक चीज देखना है कि जो AIMIM अगर यहां से अपना प्रत्याशी देता है,
तो वो किसका खेल खराब करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो सब एक दूसरे का खेल खराब ही करते दिखेंगे। उसमें जो सिक्टा को लेकर एक बात ये भी जानकारी में आती है कि सिक्टा के लोग हमेशा सरकार से नाराज रहते हैं, चाहे वो आरजेडी की सरकार रही हो जेडीयू की, क्योंकि बरसात के दिनों में नेपाल के नदियों की वजह से इनका संपर्क ही टूट जाता है। तो शायद इस वजह से ये वाम दलों को जिताने का काम करते हैं। नहीं, वाम दल को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है सिर्फ सीपीआई एक बार और भाकपा माले एक बार, यहां पर ऐसा कुछ आपको वो दिखेगा नहीं। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल से जो निकली नदियां हैं वो सिक्टा में तबाही मचाती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बिहार में चुनाव होता है और सिक्टा भी उससे अलग नहीं है, यहां पर जातीय समीकरण, जो प्रत्याशी होते हैं उनका व्यक्तित्व, ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं के आधार पर वोटिंग होती है। तो फिलहाल सिक्टा में जो मुझे दिख रहा है कि सभी एक दूसरे का खेल खराब करने का काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में किसका जोर चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सिक्टा में एक मल्टी कॉर्नर फाइट फिर से हो सकती है और उसमें कौन जीतेगा ये बताना फिलवक्त बहुत मुश्किल है। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सिक्टा में समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं और सिक्टा में इस बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है और दलों का गठबंधन किसका किसके साथ होता है ये भी एक बड़ी बात होगी।